हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और कार्बन और इट्स कंपाउंड में हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एल्केन यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन यानी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यही मैंने तीन मेन मेंबर जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो मैंने आपको पढ़ाए। ठीक है ना। मेन रूप से यही तीन मेंबर होते हैं। ठीक है ना। अब कुछ मेंबर मैं आज वो भी डिस्कस करने वाला हूं जो कि इन्हीं में थोड़ा सा चेंजमेंट करके बनाया जाता है, और इन्हीं में कुछ और कंपाउंड को ऐड करके फंक्शनल ग्रुप भी बनाया जाता है। उसके बारे में भी मैं अब इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली क्लास में मैंने जो चीजें भी आप लोगों को पढ़ाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। ठीक, ओके। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। अब मैं इसके अगले मेंबर के बारे में बात करने जा रहा हूं, एल्काइल ग्रुप। तो जैसा मैंने अभी बोला कि भाई साहब तीन ही मेन मेंबर ग्रुप होते हैं जिसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो एल्काइल है ये भी मेंबर है हाइड्रोकार्बन का, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही ये बनता है, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पहले ही तीन थे, अब जितने भी हम लोग पढ़ेंगे वो उन्हीं तीन में से थोड़ा सा इधर उधर करके, कभी कुछ चेंजमेंट करके और एक नया मेंबर आ जाएगा। जैसे एल्काइल ग्रुप है, देखिए एल्काइल ग्रुप तभी बनता है जब हम लोग एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। डेफिनेशन मैंने यहां लिख रखा है, द हाइड्रोकार्बन ग्रुप विच इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन मॉलिक्यूल। मतलब अगर हमारे पास एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। ये ही मेन बात है, बस। ठीक है। अब ये क्यों करना पड़ता है, क्यों एक हाइड्रोजन निकालना पड़ता है, ये अभी आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। तो जैसे देखो एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं, एग्जाम्पल में जैसे आप लोग देखिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास CH4 है यानी मीथेन है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल देंगे, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मीथेन में कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन मान के चलिए अब कार्बन के पास 3 ही हाइड्रोजन है, तो कार्बन की एक वैलेंसी अभी भी खाली है। ठीक है ना। तो इसी का नाम हो जाएगा एल्काइल, और एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक खाली है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा CH3CH3 यानी कि C2H6, ये क्या है, इथेन। इथेन, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। मान के चलिए मैंने यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहां एक वैलेंसी खाली, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है और एक हाइड्रोजन, 2 कार्बन है और मीथेन, इथेन से एक हाइड्रोजन कम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या नाम हो जाएगा भाई, इथाइल। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो गए और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, तो ये कार्बन तो कंप्लीट सेचुरेटेड हो गया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड 3 और एक अभी भी खाली। मेरी बात सभी को अब समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसके अगले बोलूं, जैसे कि C3H8 है, ये क्या है, प्रोपेन, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, C3H7। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन। और यहां पे ऐसे दिखाना पड़ेगा कि एक हाइड्रोजन इसमें कम है, मतलब एक वैलेंसी खाली है, ऐसा हमें इस लाइन से ऐसे करके हमें दिखाना होगा। तो देखिए ये आखिर क्यों हमें जरूरत पड़ी, ये मेन बात है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हम एक वैलेंसी यहां खाली कर रहे हैं, या एक वैलेंसी खाली होने का मकसद क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर भी एक बार देख लो, देखो यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन,
फिर अगला आएगा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर अगला आएगा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये वाला खाली। तो ये खाली क्यों है? तो ये खाली इसलिए है ताकि यहां पे हम कुछ और ऐड कर सकें और एक नया कंपाउंड बना दें। मान के चलिए हम यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देंगे, एक नया कंपाउंड बन जाएगा ना, CH3CH2Cl। यहां पे ब्रोमीन जोड़ देंगे तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। एल्कोहल जोड़ देंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे, कीटोन जोड़ देंगे, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब यहां पे कोई नया कंपाउंड या नया एटम जोड़ देंगे तो एक नए वैरायटी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक नई चीज बन जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए हम लोग एल्काइल ग्रुप भी पढ़ते हैं कि हाँ, एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि इधर कुछ है और इधर की सारी चीजों को हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं। अभी जब फंक्शनल ग्रुप करेंगे ना तो उसमें ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अभी टेंशन मत लेना। बस इतना समझ में आ गया ना एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो उसको हम लोग एल्काइल बोल देंगे। बस, चलो ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं, कुछ कुछ बातें जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। देखो, जैसे मान के चलो ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, जो मैं अभी यहां बना रहा हूं, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये है ना, ये सेम एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग सेम एज ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH3, या इस बात को हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, C2H6। ये सब सेम बात है भाई, सब सेम बात है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है ना? ये हाइड्रोजन कार्बन से पहले लिखा हो या हाइड्रोजन कार्बन के बाद लिखा हो, कोई बात नहीं है, सारी की सारी चीजें सेम है। इसमें कोई टेंशन मत लेना कि ये पता नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कई बार बच्चे, सर हाइड्रोजन पहले लिखा है, यहां हाइड्रोजन बाद में लिखा है, कोई बात नहीं, सब सेम है। ठीक है? जैसे कि कई बार ऐसे भी लिखा होता है, जैसे डबल बॉन्ड में लिखा होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी सेम है CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, या डायरेक्ट बोल दो C2H4। बस ये सब सेम बात है। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि ऐसे लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी सेम है। किसके सेम है? जरा ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, ये सेम है अगर हम सिर्फ कार्बन 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 कार्बन, अगर कहीं पर सिर्फ ऐसे भी लिखा है ना तो समझ जाओ कि ये यहीं लिखा हुआ है। अगर वो हाइड्रोजन वहां नहीं लिखा है तो समझ जाना चाहिए कि हाँ, जो कार्बन की और वैलेंसी है, मतलब कि यहां पे कार्बन एक बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे। यहां पे कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं, एक दाहिने एक बाएं, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहां भी 2 हाइड्रोजन और यहां भी 3 हाइड्रोजन। वो अंडरस्टूड होता है, मतलब कभी एग्जाम में दे दे कि बताओ इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम भी ब्यूटेन होगा, और बोले कि इसका नाम क्या होगा तो इसका नाम भी ब्यूटेन होगा। और सुनो, अगर वो ऐसे लिख दे, ऐसे देखना, एओ एओ टेओ, ऐसे करके लिख दे, ये भी ब्यूटेन ही लिखा हुआ है। कैसे? हम लोग जहां जहां पे ये अटैच होता है लाइन, वहां वहां पे हम लोग कार्बन मानते हैं, और शुरुआत और अंतिम में भी कार्बन मानते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि कार्बन 1 यहां पे है, यहां पे अटैच है तो कार्बन दूसरा यहां है, यहां अटैच है तो कार्बन का तीसरा यहां है, और ये अंतिम है तो कार्बन का चौथा यहां है। तो ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, ये तीनों सेम बात है। इसको अच्छे से नोट करके लिख लेना। ठीक है? और ये बात भी आप लोग जानते हो कि इसको हम लोग साधारण फॉर्म में भी क्या लिख सकते हैं, C4H10, C4H10 भी लिख सकते हैं। तो इसको जरा सभी लोग नोट कर लो कि ये चारों बात सेम है। ये आगे देखो, एक दो एग्जाम्पल मैं और करवा देता हूं, इसके आगे भी लिख लेना। देखो, अगर मान के चलिए ऐसे लिखा है CH2
CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये भी सेम है, सेम एज किसके सेम है ये सेम है यहां पे कार्बन 1, यहां पे कार्बन दूसरा और यहां पे कार्बन तीसरा। और चूंकि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहां पे एक लाइन और खींच दो, बस। ये और ये दोनों सेम बात है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, C3H6, ये भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे लिखा हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 या CH2CH3 ऐसे लिखा है तो ये हो, या यहां पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पे 3 ऐसे दिखा दो। और देखो कार्बन 4 हो गए ना, एक यहां पे वाला कार्बन, एक यहां वाला कार्बन, एक यहां वाला कार्बन और एक यहां वाला कार्बन, 4 कार्बन हो गए। या इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि C4H 3 2 5 1 6। देख रहे हो? तो ये इस तरीके से भी आपको लिखने आना चाहिए और ये भी बात समझ में आ जाना चाहिए। इसको हम लोग एस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एस्केलेटन। अच्छा, ये जो लिखा है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, खत्म। अब जहां जहां वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है वहां पर अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन ही होगा। ये ऊपर वाले को भी ऐसे लिख सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये कार्बन। अब जहां जहां पर वैलेंसी कंप्लीट, जैसे यहां पर 3 हाइड्रोजन, अंडरस्टूड है कि यहां 3 हाइड्रोजन होगा, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, अंडरस्टूड है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी अगर कभी आए तो परेशान मत होना, ये सारी चीजें सेम लिखी गई हैं। ओके, चलो अब जरा एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इथेन हैज हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स, इथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। तो इथेन का फॉर्मूला समझ में आना जाना चाहिए, ETH, इथ यानी कि 2 कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी, 2, और N यानी कि सिंगल बॉन्ड वाली बात चल रही है, N मतलब सिंगल बॉन्ड, तो यानी कि सिंगल बॉन्ड, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है N वाले का, यानी एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH 2n+2, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के डबल से 2 ज्यादा। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 2 6, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। चाहो तो तुम स्ट्रक्चर बना के भी देख लो, कार्बन कार्बन और N है यानी कि सब सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। यहां पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगाओगे और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन लगाओगे, तो देखो 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन, ठीक है। और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो गए, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि शेयरिंग करके कितने बने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो हाइड्रोजन वाले और कार्बन कार्बन का 1 यानी 7, यानी कि टोटल में 7 कोवैलेंट बॉन्ड हैं और सारे के सारे सिंगल हैं। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 7 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है, इथेन दे देंगे, प्रोपेन दे देंगे, प्रोपाइल दे देंगे, प्रोपाइन दे देंगे, प्रोपीन दे देंगे, कुछ भी दे देंगे और पूछेंगे बताओ कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं या कितने हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर उसका बनवा लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो। कई तरह के सवाल बन सकते हैं, मैंने आपको एक सवाल करा के थोड़ा सा आइडिया दे दिया, इस तरह के 50 सवाल बन सकते हैं। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटीन में टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं, ब्यूटीन में कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है ना, ये भी पूछ सकते हैं। कितने हाइड्रोजन होंगे ब्यूटीन में, ये भी पूछ सकते हैं। वैसे ही ब्यूटाइन में भी कर सकते हैं, ब्यूटाइल में भी कर सकते हैं, अभी एल्काइल वाला जो पढ़ा तो ब्यूटाइल, उसमें भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मैंने जितनी चीजें पढ़ाई हैं अगर वो सारी चीजें लाइन वाइज समझ में आ गई है कि ब्यूटीन होगा, इन होगा, एन होगा, क्या, एन होगा, इन होगा, आइन होगा, या अभी एल्काइल वाला में आइल होगा, तो कैसे हम लोग नाम लिखेंगे, कैसे स्ट्रक्चर होगा, ये मैंने सब बता दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है।
चलो आगे एक क्वेश्चन है कि इसमें से आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइल छांटना है कि बताओ इसमें एल्केन कौन है और एल्कीन कौन है और एल्काइल कौन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं भैया कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइल में मेजर बात यही है कि एल्केन जो होता है कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन की संख्या उसके डबल से 2 ज्यादा होगी। एल्कीन में जितने कार्बन की संख्या होगी हाइड्रोजन की संख्या उसके डबल होगी। और एल्काइन में क्या होगा, कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन की संख्या उसके डबल से 2 कम होगी। अब निकाल लो, CH4 कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, जाहिर सी बात है कि ये किस में आ जाएगा, एल्केन में। मीथेन है, ये मीथेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, देखो कार्बन 1 तो उसका डबल कर दो 2 और प्लस 2 जोड़ दो 4 हो गए ना। अच्छा C2H6 है तो हाइड्रोजन कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन 6 तो 2 दूनी 4 और प्लस 2 करोगे तब 6 आएगा, यानी कि ये भी एल्केन है। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला है, इथेन का। ये किसका फॉर्मूला है, इथेन का है। अगला देखो C2H2, C2H2 कार्बन की संख्या कितनी, 2, यानी इस 2 में 2 से पहले गुना हुआ होगा। देखो सब में 2 से पहले गुना हो ही रहा है, सब में पहले 2 से गुना हो रहा है, तो ये कुल टोटल 4 बना होगा। लेकिन हाइड्रोजन 2 है यानी इसमें से -2 हुआ होगा, यानी एल्काइन है। क्या है ये, एल्काइन। तो यानी कि C2H2 एल्काइन में आ जाएगा। स्ट्रक्चर भी आप लोग जानते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। चौथा वाला देखो C3H4, C3H4 यानी 3 दूनी 6, हाइड्रोजन की संख्या 6 लेकिन है 4 यानी कि -2 हुआ होगा, यानी कि ये भी यहां पे आ जाएगा C3H4। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये कार्बन यहां होगा और एक CH3 यहां होगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, अगला देखो C2H4, C2H4 यानी कार्बन की संख्या जो है 2 है और हाइड्रोजन की संख्या उसके डबल है, 2 दूनी 4, यानी ये एल्कीन में आएगा C2H4। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे और यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे और नाम क्या होगा इसका, इथीन। क्या नाम हो जाएगा, इथीन। इथ 2 कार्बन के लिए और इन डबल बॉन्ड के लिए। C3H4 देखो 3 दूनी 6, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है ना, C3H6 इसका स्ट्रक्चर यहां पे CH2 डबल बॉन्ड और यहां पे CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा प्रोप। 3 कार्बन है ना तो प्रोप इन, प्रोप इन, प्रोपीन, डायरेक्ट क्या बोल देंगे, प्रोपीन। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। अगला वाला देखो, अगला वाला है C3H8, 3 दूनी 6 और +2 करोगे तब 8 पर पहुंचोगे, यानी कि वो एल्केन है, यानी कि क्या है वो C3H8 है, यानी कि ये क्या है, प्रोपेन। क्या है ये, प्रोपेन। तो मुझे लगता है अब समझ में सभी को आ गया होगा। अब यहां पर भी अगर समझ में ना आया हो तो आई रिक्वेस्ट कि इसके पिछले वाला लेक्चर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाला आप लोग जरूर देखें, तब ये चीजें समझ में आ जाएंगे। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। मतलब कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि भैया कार्बन और कार्बन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे एक ही लाइन में जुड़े। कहने का मतलब स्ट्रेट भी जुड़ सकते हैं, ऐसे ब्रांच भी बना सकते हैं, जैसे कि यहां पे एक कार्बन आ गया, फिर यहां भी एक आ गया, यहां भी एक आ गया, ऐसे करके भी जुड़ सकते हैं, मतलब ब्रांच में भी जुड़ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कार्बन मिल के आपस में ऐसे रिंग भी बना दे, साइक्लिक भी बना दे। तो उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट के बारे में मैंने पढ़ा दिया, ब्रांच के बारे में हम लोग IUPAC नेमिंग में ज्यादा पढ़ेंगे जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। मैं अभी रिंग के बारे में
थोड़ा बहुत जो हमारा अगला मेंबर है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जब कार्बन एटम्स अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, देन रिफर एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन एटम्स जब रिंग में बन जाते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग करते हैं, जैसे मैं 5 कार्बन का रिंग बना के आपको दिखाता हूं। देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, और ये आपस में, तो ये पांचों कार्बन आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के साथ लिंक होकर रिंग में बन गए। स्ट्रेट भी बन सकते थे, ब्रांच में भी बन सकते थे। कहने का मतलब है कि ये कार्बन ऐसे भी बन सकता था, और हो सकता है कि 3 ऐसे हो, एक यहां आ जाए, एक यहां आ जाए, ऐसे भी बन सकता था। लेकिन अभी हम लोग रिंग पे बात कर रहे हैं कि मान के चलिए ऐसा हो गया कि कार्बन ने रिंग बना लिया, आपस में ही सब जुड़ जुड़ के एक रिंग बना लिए, तो इसका क्या नाम होगा। तो देखो, अब जो वैलेंसी बच गया ना, जैसे इस कार्बन की 2 वैलेंसी हो गई, तो 2 वैलेंसी बच गए, तो यानी कि ये 2 हाइड्रोजन होगा यहां, इसके भी 2 बचे हैं, तो यानी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये मतलब कि हम ऐसे भी लिख देंगे ना, तो भी हमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो बच गया है वो हाइड्रोजन ही होगा, वो हाइड्रोजन ही होगा, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, वो हाइड्रोजन ही होगा। तो हाइड्रोजन यहां लगाओ या ना लगाओ सेम बात है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो भी ये 5 कार्बन का ही रिंग बना हुआ है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। मैंने बोला था ना, जहां पे ज्वाइंट हो या शुरुआत और अंतिम, हर जगह कार्बन होते हैं। तो ये तो सब आपस में ज्वाइंट है, तो जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां कार्बन होगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि आखिर इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम थोड़ा सा अलग होगा। 5 कार्बन है, तो पहली बात, पेंट शब्द तो आएगा ही आएगा। बोलो, ये बात समझ में आ गई सभी को। 5 कार्बन है तो पेंट शब्द तो आएगा ही आएगा। ओके, सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, तो एन शब्द भी आएगा, यानी कि पेंटेन शब्द तो आएगा ही आएगा। 5 कार्बन है टोटल, तो पेंट आया, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड में जुड़े हैं तो एन आया, यानी कि इसका क्या हम नाम दे देंगे, पेंट एन। लेकिन ये नॉर्मल पेंटेन तो है नहीं, ये साइक्लिक पेंटेन है, तो इसके पहले हम लोग लिख देते हैं साइक्लो, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। तो नाम कैसे करना है समझ में आ गया। अगर रिंग बन रहा है तो सबसे पहले आप लिखोगे साइक्लो, उसके बाद कितने कार्बन हैं, और उसके बाद वो एन है कि इन है कि आइन है, ये लिख दोगे। सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। एक दो और एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं अब साइक्लोहेक्सेन बनाने जा रहा हूं। मैं क्या बनाने जा रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन। हेक्स एन यानी कार्बन की संख्या, हेक्स का मतलब हो गया कार्बन की संख्या 6 है, एन का मतलब हो गया कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और साइक्लो का मतलब यह हो गया कि रिंग है। समझ में आ गया ना बात। ठीक है, देखो तो ये कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, मैं तीनों तरीके का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। ये कार्बन, एक कार्बन यहां हो गया, ठीक है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और यहां छठा कार्बन। देखो, अब जहां जहां वैलेंसी कम है वहां वहां हाइड्रोजन लगा लो, यानी कि यहां हाइड्रोजन, 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 यहां, यहां, यहां। ऐसे हाइड्रोजन लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे भी बना दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन ही है। या सिर्फ ऐसे भी बना दोगे,
ऐसे, एक घर ऊपर, एक घर नीचे, तो भी ये साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि देखो यहां पे 6 जगह ये ज्वाइन कर रहा है, यानी कि इसमें 6 कार्बन है। बस साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर रेडी हो गया। कोई पूछे इसमें बताओ साइक्लोहेक्सेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं, तो आपको वो हाइड्रोजन वाला भी गिनना होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में तो 6 हो गए और कुल टोटल 12 हाइड्रोजन है, तो 12 कोवैलेंट बॉन्ड और 6, यानी कुल टोटल 18 कोवैलेंट बॉन्ड है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। सबको समझ में आ गया होगा बात। एक और एग्जांपल देख लो। अच्छा, जैसे साइक्लोपेंटेन कोई बोल दे, तो मुझे लगता है अब साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला, सच साइक्लोपेंटेन तो मैंने बता ही दिया। साइक्लोब्यूटेन कोई बोल दे, ठीक है, तो ब्यूटेन में 4 बना लोगे। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा करो कि साइक्लोहेक्सीन बनाओ। हेक्सीन मतलब रिंग में बनाओ, साइक्लो का मतलब हुआ रिंग में बनाओ, हेक्स का मतलब हुआ 6 कार्बन लो, और इन का मतलब हुआ कि एक डबल बॉन्ड जरूर लो, एक डबल बॉन्ड लेना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे देखो, मैं नॉर्मली बना देता हूं ऐसे। पहले तो सबको मैं स्ट्रक्चर के थ्रू कर लेता हूं, फिर मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा। ये देखो, ये 6 कार्बन हो गए, लेकिन चूंकि इन है तो कोई एक कार्बन डबल बॉन्ड में होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा दो, हो गया साइक्लोहेक्सीन। अगर साइक्लोहेक्साइन बोले तो यहां एक ट्रिपल बॉन्ड कर लो, खत्म। अब यहां पे हाइड्रोजन मात्र 1 लगेगा, यहां भी हाइड्रोजन मात्र 1 लगेगा, यहां पे 2 लगेगा और बाकी जगह तो 2 लगेगा ही लगेगा। अब इसमें कोई पूछे कि बताओ कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं और कितने सिंगल बॉन्ड हैं और कितने डबल बॉन्ड हैं, वो भी आप बता दोगे, वो भी आप आराम से बता दोगे। तो मुझे लगता है अब ये बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बेंजीन का फॉर्मूला, ठीक है ना, बेंजीन जो होता है ना एक बहुत ही स्टेबल रिंग होता है। बेंजीन जो होता है एक बहुत ही स्टेबल रिंग होता है। यह भी एग्जांपल है साइक्लोहाइड्रोकार्बन का ही, बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है ये हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला जरा देखो कैसे बनता है। 1 2 3 4 5 और एक यहां 6, ठीक है। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड यहां होगा, फिर एक डबल बॉन्ड यहां होगा, फिर एक डबल बॉन्ड यहां होगा, अल्टरनेट होगा। मतलब अगर अच्छे से बनाए तो देखो इस तरीके से बनेगा। एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड यहां। ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। इस तरीके से बेंजीन का फॉर्मूला बनता है। तो जाहिर सी बात है ना, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट। एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, देखो सारे कार्बन की बैलेंसी 4-4 हो गई। तो यानी कि इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H6। ये इसका नाम क्या है, बेंजीन। एनसीईआरटी में बन रखा है तो मैंने भी बना दिया। अच्छा एक बात बताना, ये जो बेंजीन है ये सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है? इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो ये अनसेचुरेटेड है। ये साइक्लोहेक्सीन, ये हमने जो बनाया है साइक्लोहेक्सीन, ये सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है? अनसेचुरेटेड है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन, साइक्लोहेक्सीन ये सब अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोपेंटेन, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये सारे के सारे सेचुरेटेड कंपाउंड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे सेचुरेटेड हैं और ये दोनों अनसेचुरेटेड हैं।
वही पुरानी वाली बातें हैं जो मैंने पुरानी सिखाई थी ना, कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसेचुरेटेड है। तो ये सब क्या है? अनसेचुरेटेड, और वो पीछे वाले दो एग्जाम्पल थे सेचुरेटेड। ये सभी को बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। सभी लोग चाहो तो 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं, तो 2 मिनट का चाहो तो ब्रेक ले सकते हो आप लोग, चाहो तो थोड़ा सा कुछ और देख लो, फिर 2 मिनट के बाद यहां आ जाओ। अब मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा ना कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दो और एक कंपाउंड बना लो। कहने का मतलब, अभी तक हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में बनाया और कार्बन की जो वैलेंसी बच जा रही है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया। लेकिन यह जरूरी तो नहीं है कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाए। हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना ले, नाइट्रोजन के साथ बना ले, क्लोरीन के साथ बना ले, ब्रोमीन के साथ बना ले। कहने का मतलब यह कि कार्बन जो है वो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। मतलब इस बात को लिख लेना कि कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज, जैसे कि सच एज ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ जा सकता है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ सकता है, ठीक है, सल्फर के साथ कार्बन जुड़ सकता है, ओके। क्लोरीन, मैं सिर्फ Cl लिख देता हूं, क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, ब्रोमीन के साथ जुड़ सकता है, आयोडीन के साथ जुड़ सकता है। इसको हम लोग हैलोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली बोलते हैं ना। तो हैलोजन के साथ भी जुड़ सकता है। इस तरह से करके वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है ना, किसी भी और अदर एलिमेंट के साथ भी कार्बन जुड़ सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। लेकिन हो सकता है कि वो किसी एक एटम के साथ भी जुड़े, और हो सकता है कि एक साथ किसी ग्रुप ऑफ एटम के साथ भी जुड़े। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए यहां पे कार्बन है, ठीक है, और यहां पे एक वैलेंसी खाली है, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, बाकी यहां हाइड्रोजन है, यहां मात्र एक वैलेंसी खाली है, यानी कि ये एल्काइल है, ये एक एल्काइल है जिसमें एक वैलेंसी खाली होती है। अब यहां पे जो खाली जगह है, यहां पे हो सकता है क्लोरीन आकर जुड़ जाए, या ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, या हो सकता है कि यहां पे सिंगल ही नहीं बल्कि 2-3 एलिमेंट का एक ग्रुप आके जुड़ जाए, मतलब 2-3 एटम एक साथ आके जुड़ जाए। जैसे कि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल OH होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो हो सकता है यहां पे OH ही आके जुड़ जाए, यहां पे क्या आकर जुड़ जाए? OH ही आके जुड़ जाए। एल्कोहल ये हो गया। हो सकता है कि यहां पे एल्डिहाइड वाला ग्रुप आके जुड़ जाए। कहने का एल्डिहाइड ऐसे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और यहां डबल बॉन्ड। तो ये वाला किसी के साथ जुड़ना चाहेगा, क्योंकि देखो कार्बन के पास ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं और हाइड्रोजन ने 1, 3 बॉन्ड तो कंप्लीट है, लेकिन कार्बन यहां एक खाली है। तो हो सकता है ये जो खाली है वो यहां पे आके जुड़ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन जो है, कार्बन के साथ तो सेल्फ लिंकिंग करके बहुत सारे कंपाउंड बनाता ही है, लेकिन वो किसी दूसरे के साथ भी कंबाइन कर सकता है, दूसरे एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ भी। समझ में आ रही है बात? देखो, अब इसी चीज को मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने लिख रखा है ये बात, सभी लोग जरा नोट कर लो इस चीज को। क्या लिख रखा है मैंने यहां लिख रखा है कि कार्बन कंबाइन विथ अदर एटम्स। कार्बन कंबाइन कर सकता है अदर एटम्स के साथ या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ भी। मतलब एक एटम के साथ भी कर सकता है, या एक ग्रुप हो, बहुत सारे एटमों का ग्रुप हो, उसके साथ भी कंबाइन कर सकता है और फॉर्म बना सकता है डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स।
और वो जो एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिससे कि कार्बन जुड़ रहा है, उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सभी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जो मैंने अभी यहां पे ये जोड़ा ना, यहां पे जैसे कि यहां पे एल्कोहल जोड़ दिया था, या क्लोरीन जोड़ दिया था, ब्रोमीन जोड़ दिया था, या ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप जोड़ दिया था, यही सब होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो कि या तो एक एटम होगा या एटम का एक ग्रुप होगा, बहुत सारे एटमों का ग्रुप होगा। जैसे यहां पे देखो 3 एटम का ग्रुप है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वो जो कार्बन में आके जुड़ता है, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। OH को फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, एल्डिहाइड को, ऐसे ही कीटोन है, बहुत सारी चीजें। तो ये कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं? कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और ये कितनी आके आपस में जुड़ सकते हैं? ठीक है ना? तो इसी के बारे में अब हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले ये बात समझ में आ गई ना कि यही जो एटम होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब देखना जरा ध्यान से मेरी बात। मान के चलो कि एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल OH जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑक्सीजन 2 वैलेंसी बनाना चाहता है, तो एक तो हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, एक खाली है। तो एक खाली है तो मान के चलो यहां पे CH3 है, यहां भी खाली है और ये भी खाली है, तो OH यहां आके बैठ जाएगा। तो ये एक कंपाउंड बन गया CH3OH। इसका नाम कुछ और होगा। अच्छा, CH3CH2 होगा, एक खाली रहेगा और OH इधर आके बैठ जाएगा, तो इसका भी नाम कुछ और हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे हो CH3 CH और यहां CH3 हो, इस तरीके का हो, और यहां पे इसका भी नाम कुछ और हो जाएगा। इस चीज को देखो, मैं ऐसे बना के दिखा देता हूं, CH3 CH CH3। अब यहां पे एक वैलेंसी खाली है ना, क्योंकि कार्बन यहां पे हाइड्रोजन 1 और 2, कार्बन कार्बन 3, तो एक खाली है, तो यहां पे हो सकता है OH आके जुड़ जाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी कार्बन ग्रुप से, किसी भी कार्बन का एक चेन होगा, उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ सकता है। तो कार्बन के चेन को जनरली हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि कोई R है। R का मतलब होता है कोई भी कार्बन का ग्रुप, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 10 कार्बन का, 50 कार्बन का, उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ सकता है। यहां पे मैंने एल्कोहल को जोड़ के दिखाया है, हो सकता है यहां पे एल्कोहल के बदले कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ठीक है, तो ये R क्या है, ये समझ में आया? R क्या है भैया? R है कोई भी कार्बन का चेन, मतलब 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, चाहे वो रिंग में हो, चाहे वो क्या कहते हैं स्ट्रेट हो, चाहे वो ब्रांच में हो, वो कार्बन का एक गुच्छा है, वो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। ये बात मैं कह रहा हूं। अब इसको डिटेल में अब समझ में आएगी जब मैं एग्जांपल दूंगा। देखो, अब ध्यान से देखो। अब यहां पे हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे और उस पर हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हो तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो, जाओ पानी वानी पी कर आओ, तब समझ में बहुत अच्छे से आएगा। क्योंकि मुझे पढ़ने और पढ़ाने की आदत है, तो मैं तो एक साथ में 3-3 घंटे भी पढ़ा दूंगा सेम एनर्जी के साथ, लेकिन आपको अभी उतनी आदत नहीं होगी शायद। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा चाहो तो पानी वानी पी लो, अगर दिमाग जो है सो ज्यादा परेशान कर रहा हो तो। अब सुनो मेरी बात, पहले हेटेरो एटम के बात छोड़ो, यहां से शुरू करो। फंक्शनल ग्रुप, तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हो सकता है हमारा क्लोरीन हो, और क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए मैंने यहां ऐसे दिखा दिया। या हो सकता है ब्रोमीन हो, या हो सकता है आयोडीन हो। यानी कि फंक्शनल ग्रुप हमारा क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस बोलते हैं ना, हैलोजेंस। देखो, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप नंबर 17 होता है, उसको हैलोजन ग्रुप भी बोला जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको हैलोजन बोलते हैं।
लेकिन इसमें फ्लोरीन नहीं रहता, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो फ्लोरीन को हम लोग स्पेशल फंक्शनल ग्रुप के रूप में पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसका हेट्रोएटम क्या है? इसका हेट्रोएटम अगर देखा जाए तो इसका हेट्रोएटम जैसे एनसीईआरटी ने लिख रखा है, इसका हेट्रोएटम क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मतलब यही एटम तो इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो गया? हैलो। फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम हो गया? हैलो, यानी क्लोरो या ब्रोमो या आइडो, कुछ इस तरीके का। देखो CHLORO क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, या आइडो हो सकता है, IODO, आइडो। आई थिंक मैंने सही लिख रखा हो, IODO, आइडो, आयोडो, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Cl या Br या I, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखो कैसे लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, कोई भी इधर कार्बन का चेन होगा और उसमें क्लोरीन लगा दो, या कोई भी कार्बन का चेन होगा उसमें ब्रोमीन लगा दो, कोई भी कार्बन का चेन होगा उसमें आयोडीन लगा दो, ठीक है। जैसे कि देखो, मान के चलो इधर लिखा है CH3CH2, यहां पे आप ब्रोमीन लगा दो। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? हैलो का। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? Br, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है, एक ही कार्बन हो, यहां पे आयोडीन लगा सकते हो, या बहुत सारे कार्बन हो, CH3CH2, लाइन में भी हो सकते हैं और इस तरीके से चेन में भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे CH हो, यहां पे फिर CH3 आ जाए और यहां पे मान के चलो क्लोरीन आ जाए। तो ये सब क्या है? ये सब R है, और ये सब क्या है? ये सब फंक्शनल ग्रुप है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप सभी को समझ में आ गया। क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। नाम क्या होगा? क्लोरो ब्रोमो आइडो, और इसका फॉर्मूला होगा ClBrId, आई। ये बात सभी को पहले से भी मालूम है। अब हम लोग जो नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखो, ध्यान से देखना। अगला फंक्शनल ग्रुप, अगला फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल। क्या पढ़ने वाले हैं? एल्कोहल, एल्कोहल। इसका हेट्रोएटम क्या होगा अभी मैं बताता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है OH। तो O एक बॉन्ड बना रखा है, तो एक बॉन्ड ऐसे खाली होगा। तो ये जो बॉन्ड खाली होगा वो किसी भी R ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, यानी कि कार्बन के किसी भी चेन के साथ जुड़ सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल अभी मैंने पीछे भी लिख रखा है, बहुत सारे, आप कोई भी लिख सकते हो। यहां पे OH आ सकता है, ठीक है, या एक कार्बन के साथ भी OH आ सकता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? एल्कोहल के। या हो सकता है कि कार्बन चेन में हो, जैसे ये CH3 है, चेन में ना होके हम लोग ऐसे क्या कहते हैं, रुको एक मिनट, कार्बन चेन में भी हो सकता है और ऐसे करके CH3 एक यहां हो जाएगा और यहां ब्रांच में भी हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है, लेकिन वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा ध्यान मत दो। बस इतना समझो ना कि कोई भी कार्बन का चेन होगा, कोई भी कार्बन का चेन होगा यानी R होगा, और उसमें अगर OH लगा है यानी कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। मतलब कोई भी कार्बन का कंपाउंड है और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें OH लगा है, तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन सा एलिमेंट हेट्रोएटम के रूप में प्रयोग हुआ है? तो वो है ऑक्सीजन। तो यहां पे हाइड्रोएटम ऑक्सीजन का यूज हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? चलो आगे देखो। अब मैं फिर से बात कर रहा हूं अगले फंक्शनल ग्रुप की, वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका हेट्रोएटम ऑक्सीजन ही होता है। कैसे? अभी देखना। इसका फॉर्मूला होता है कार्बन
एक यहां पे किसी से ये ज्वाइन होगा, एक हाइड्रोजन लगा होगा, और यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं आर सी, इधर H और इधर O, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो RCHO, ऐसे भी लिख सकते हैं। R क्या है? कोई भी कार्बन, जैसे कि यहां पे कुछ भी लिखा होगा, हो सकता है कुछ भी लिखा हो, और यहां पे हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। यहां पे चाहे कुछ भी हो, मैं फिर से कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है। यहां पे ये लो CH2 CH3, एक लंबा चौड़ा बना दिया हमने, और यहां पे CHO लगा है, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। और हेट्रो एटम ऑक्सीजन ही तो आया है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो इसका भी हेड्रो एटम ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, अगला देखो, अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कीटोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और इसके दो वैलेंसी खाली होते हैं। अब ये दो वैलेंसी जो खाली होते हैं, यहां पे कुछ भी आ सकता है, कार्बन का कोई भी ग्रुप, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यहां पे कोई आर आएगा और यहां पे कोई दूसरा आर आ जाएगा, जैसे आर डैश में बोल देता हूं, कुछ भी आ सकता है। और इसका भी हेट्रो एटम तो ऑक्सीजन ही है ना, मतलब कार्बन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन ही तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, हो सकता है यहां पे CH3 हो और ये कीटोन ग्रुप लगा हो, और इधर की तरफ CH2 CH3 हो। समझ में आया ना? तो इधर कुछ और हो सकता है, इधर भी कुछ और, दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, दोनों तरफ ऐसे भी हो सकता है कि यहां पे भी CH3 हो और यहां पे भी CH3 हो। बस इतना ध्यान रखना कि ये C डबल बॉन्ड O के इधर भी कार्बन का कोई चेन हो और इधर भी कार्बन का कोई चेन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन। और और इसको पहचानेंगे कैसे? एल्डिहाइड से कैसे डिफरेंट करोगे? कि देखो यहां पे क्या है, यहां पे ध्यान से देखना, एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करने का। एल्डिहाइड में क्या था? ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो एक तरफ तो R ग्रुप होता है, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन पहले से ही फिक्स होता है, तो ये एल्डिहाइड हुआ। और इसमें क्या है? ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है, सेम एल्डिहाइड की तरीके। कीटोन में एक तरफ R है, लेकिन एक तरफ भी कोई और R हो सकता है, कोई और R, यहां पे कुछ फिक्स नहीं है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने का यही तरीका है। कीटोन में कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का कोई ना कोई चेन होगा, और एल्डिहाइड में एक ही तरफ होगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन पहले से ही फिक्स होगा। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन समझ में आ गया। अगला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ नाम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का, अभी इसकी नेमिंग हम लोग नोमेनक्लेचर में करेंगे। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप देखो, अगला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर की तरफ OH, और यहां पे खाली। देख रहे हो इसका फॉर्मूला, देख रहे हो कितना झंझट है? ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इतना तो सबको समझ में आ गया। और यहां पे खाली है, तो यहां पे जरूर कोई ना कोई कार्बन का चेन आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कोई ना कोई कार्बन का चेन R आ जाएगा, और इधर की तरफ पहले से ही फिक्स है कि यहां पर OH ही आएगा। तो यहां पे अगर OH आ गया तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां पे अगर कोई कार्बन का ही चेन आ गया तो वो कीटोन है, और यहां पर अगर हाइड्रोजन आ गया तो यानी कि वो एल्डिहाइड है। बस ऐसे ही याद रख लेना। जैसे एग्जांपल देख लो इसका, यहां पे CH3 CH2, और ये देख लो ये। और एग्जांपल देखना है तो देख लो, जैसे मैंने बना दिया CH3 CH CH3, एक और CH2 बना दिया, और फिर मैंने कार्बोक्सिलिक का ग्रुप लगा दिया। तो ये सब क्या है?
ये पूरा का पूरा R है, ये पूरा का पूरा R है, ये पूरा का पूरा R है, और ये क्या है जो बच गया वो फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप को आसानी से पहचान सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को दिक्कत होगी। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और दोनों तरफ कोई ना कोई R लगा हुआ है, यानी कार्बन का कोई ना कोई चेन लगा हुआ है, तो ये क्या है, कीटोन है। और यहां पे एक तरफ R लगा हुआ है, एक तरफ OH है, तो यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ऐसे होता, यहां पे कोई R लगा होता और यहां पे हाइड्रोजन पहले से ही फिक्स होता, तो इसको हम लोग एल्डिहाइड बोल देते। बस, कितना आसान है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो हम लोग एल्कीन और एल्काइन पढ़ते हैं ना, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप भी एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है। एल्कीन यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल डायरेक्ट ही लिख लो ना, R में क्या लिखना, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये भी एक एल्कीन है। तो एल्कीन भी क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है। और इसका हेट्रोएटम तो कुछ है नहीं, तो हेट्रोएटम छोड़ो। एल्काइन, हेट्रोएटम मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या कोई और एलिमेंट इसमें यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो इसका हेट्रोएटम कुछ नहीं है। ये क्या है, एल्काइन। तो एल्काइन भी क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है। जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये सारे के सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं। तो यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। आज मैंने सिर्फ ये बताया कि फंक्शनल ग्रुप को पहचानोगे कैसे। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो आप कहोगे वो एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप कहोगे वो एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है। अगर कहीं पर C डबल बॉन्ड O और OH लगा है तो आप कहोगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। और कहीं पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O, तो आप क्या कहोगे कि ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। और उसके आजू बाजू में कोई ना कोई रिंग होगा, कोई ना कोई चेन होगा, कहने का मतलब कोई ना कोई R होगा। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ तो है ही ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कोई ना कोई रिंग है, कोई ना कोई चेन है या कुछ भी है कार्बन का, यानी R है, तो उसको हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर OH है, कहीं भी फॉर्मूले में OH हमें दिख जाए, किनारे दिख जाए, बीच में दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो एल्कोहल है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, ये एल्डिहाइड भी किनारे हो सकता है। जैसे यहां पे देखो किनारे ही तो है, यहां पे दूसरे में मैंने यहां पे एल्डिहाइड लगाया है, दूसरे वाले में यहां पे। ये भी मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बगल में ही होगा, बीच में भी हो सकता है। मतलब कार्बन का अगर 5-6 कार्बन का चेन है तो हो सकता है तीसरे कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा हो, चौथे के साथ जुड़ा हो, किसी के साथ भी जुड़ सकता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा किनारे ही होंगे, हो सकता है बीच में हो जाए। ठीक है, जैसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, हो सकता है यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए। ठीक है, या ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां पे एल्कोहल जुड़ सकता है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हो सकता है एल्डिहाइड यहीं पे जुड़ जाए, कहीं भी जुड़ सकता है। तो हम लोग यही कहेंगे कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कौन सा है, एल्कोहल। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये ऐसे है, ये लो इतना लंबा चौड़ा मैंने बना दिया, यहां भी एक कार्बन कर दिया, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है। बाकी तो ये एक R है और ये पूरा का पूरा एक R है, दोनों तरफ 2 R R लगे हुए हैं और
ये मतलब अलग आ रहा है और ये अलग आ रहा है, और बीच में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है किसका, कीटोन का। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब स्ट्रक्चर देखकर, पिक्चर देखकर, फोटो देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि उस फोटो में, उस स्ट्रक्चर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है। अगली क्लास में नहीं होगा तो मैं कुछ सवाल भी इस पे करवा दूंगा, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे होमोलोगस सीरीज पे, और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक में पढ़ाऊंगा आइसोमर्स का, फिर उस पे हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, जिसमें कि हर एक चीज का नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर जब करेंगे ना, तब ये सारी चीजें आपको अगर कहीं छोटी मोटी डाउट होगी तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया हो। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो गया, 55 मिनट का हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।